Good morning, students. In today's lecture, we will discuss the concept of solubility, the factors affecting the solubility of solid over liquid. ठीक है, सॉलिड को हम लिक्विड में डिसोल्व कर सकते हैं, लिक्विड इन लिक्विड का हमारे पास सोल्यूशन बन सकता है, या फिर गैस इन लिक्विड का सोल्यूशन बन सकता है. So here we are going to discuss the solubility of solid over liquid as well as solubility of gases over liquid, and what are the various factors which will affect the solubility of solid into liquid or the solubility of gases into liquid. ठीक है, so today we are going to start with solubility. So first of all understand what is solubility. So अगर हम solubility की बात करें, solubility is the maximum amount of solute, maximum amount of solute which can be dissolved, the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution, to form a saturated solution at a given temperature. ठीक है, किसी भी सॉल्यूट का मैक्सिमम कितना अमाउंट जो वो डिसोल्व किया जा सकता है किसमें, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर at a particular temperature at a given temperature to form its saturated solution. This is known as solubility. ठीक है, तो अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो हम सॉलिड को डिसोल्व कर सकते हैं किसमें, लिक्विड में. तब ये क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है. जो सॉल्यूट है, जो सॉलिड हमारे पास सॉल्यूट है, ये क्या हो जाएगा, इस लिक्विड में डिसोल्व हो जाएगा. अब पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे कितना अमाउंट जो है इसका डिसोल्व हो रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन तो फॉर्म हो जाएगा इसका. अब कितना अमाउंट इसका डिसोल्व हो रहा है, दैट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी. ठीक है, और जो दूसरा केस बन सकता है वो गैस को हमने डिसोल्व किया किसमें, लिक्विड में डिसोल्व किया. क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, ये भी सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है. सॉल्यूशन किस तरह का बनेगा, ये गैस इन लिक्विड बनेगा. ठीक है, सो मैक्सिमम कितना अमाउंट गैस का डिसोल्व किया जा सकता है इस लिक्विड में, ठीक है, टू फॉर्म इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. आई थिंक दोनों एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या है. किसी भी सॉल्यूट का मैक्सिमम कितना अमाउंट जो डिसोल्व किया जा सकता है इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट, एज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी. नाउ अब इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी. तो सबसे पहले अब दो तरह के सोल्यूशन बन गए, सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा बन गया हमारे पास गैस इन लिक्विड. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस को. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके केस में. फर्स्ट जो हमारे पास केस है दैट इज सॉलिड इन लिक्विड के केस में. सो फैक्टर्स affecting the solubility of solid over liquid. Factors affecting the solubility of solid over liquid. ठीक है, तो सबसे पहले जो फैक्टर आ जाता है दैट इज व्हाट, नेचर ऑफ सॉलिड. नेचर ऑफ सॉलिड. सी, if the solute and solvent are having same nature, if the solute and solvent
have same nature. Same nature means both are polar in nature or both are non-polar in nature. Same nature means either both are polar or both are non-polar. या तो दोनों पोलर है या तो दोनों क्या है, नॉन पोलर है. देन दे विल रेडिली डिसॉल्व. मीन्स जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, जो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कर लो यहां पे, एंड सॉल्वेंट. ठीक है. इफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैव सिमिलर नेचर, आइदर बोथ आर पोलर और बोथ आर नॉन पोलर, देन दे विल रेडिली डिसॉल्व. ठीक है. जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में इजिली क्या कर जाएगा, डिसॉल्व कर जाएगा. तो यहां पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी के लिए जो प्रिंसिपल आता है, दैट इज लाइक dissolves like. Means polar solute will readily soluble in polar solvent. Non-polar solute will be readily soluble in non-polar solvent. तो यहां से जो कंक्लूजन है वो ये है कि दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, या तो दोनों का नेचर पोलर होना चाहिए या तो दोनों का नेचर नॉन पोलर होना चाहिए. ठीक है. दूसरा जो आ जाता है हमारे पास, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब टेम्परेचर जो है वो दो तरह से अफेक्ट कर सकता है. जैसे मैं यहां पे एक रिएक्शन लिख रहा हूं, सॉलिड को मैंने डिसॉल्व किया लिक्विड में, सॉल्यूशन बना हमारे पास, और यहां पे जो डिसोल्यूशन है दैट इज डेल्टा एच का जो साइन है वो नेगेटिव है. एक फर्स्ट केस हो गया. दूसरा केस मैंने कंसिडर किया, अगेन सॉलिड को डिसॉल्व किया लिक्विड में, डिसोल्यूशन हुई, सॉल्यूशन बना. जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है यहां पे डेल्टा एच की जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव. मींस फर्स्ट केस में जो रिएक्शन है, यहां पे जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, और ये जो रिएक्शन है, यहां पे जो रिएक्शन है, इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर. ठीक है. अब देखो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का प्रिंसिपल यहां पे वर्क कर रहा है. टेम्परेचर का देखो क्या इफेक्ट होगा इसके केस में. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, फर्स्ट केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को फेवर करेगा. मींस इस रिएक्शन के केस में सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. तो यहां पे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है, solubility will decrease, solubility will decrease with increase in temperature or with rise in temperature for an exothermic reaction, for an exothermic रिएक्शन. ठीक है. अगर आपके पास डिसोल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक है, प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है, उसके केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज. ठीक है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो रिएक्शन अपने आप हो रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो एक्सोथर्मिक था, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ये एंडोथर्मिक होगा. तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर डायरेक्शन इन विच इट इज व्हाट, एंडोथर्मिक इन नेचर. ठीक है. दूसरा फैक्टर जो यहाँ पे आ जाता है वो आप यहीं से जो है वो अंडरस्टूड है, solubility will increase with rise in temperature in case of a endothermic reaction. See, सॉलिड को हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया, डिसोल्यूशन नहीं हो रही है, लो टेम्परेचर पे डिसोल्यूशन नहीं हो रही है. एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, कोल्ड वाटर है. ठीक है. कोल्ड वाटर में जो शुगर का रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा वो क्या होगा, स्लो होगा. कोल्ड वाटर में शुगर जो वो इसलिए डिसॉल्व नहीं हो रही है.
अब देखो हमने क्या किया, हमने उस वाटर का टेम्परेचर जो वो इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। शुगर जो है वो इजीली डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और रीजन इसमें जो डिसोल्यूशन था, डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस थी इसके केस में दैट वाज एंडोथर्मिक इन नेचर, मींस वो लो टेम्परेचर पे तो रिएक्शन नहीं हो रहा था, बट जैसे ही हमने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, एनर्जी प्रोवाइड की, तो वो डिसोल्यूशन जो है वो होना स्टार्ट हो गई एंड द सब्सटेंस विल स्टार्ट डिसॉल्विंग इजिली, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका अपोजिट लिख सकते हो, ठीक है। तो solubility will increase with rise in temperature for an endothermic reaction। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट बन गए आपके पास। अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके केस में तो सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और दूसरा है अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उस केस में क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी जो इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो नाम से क्लियर है, मींस अगर रिएक्शन में आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, क्योंकि डिसोल्यूशन क्या है, एंडोथर्मिक है, अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो डिसोल्यूशन जो होना स्टार्ट हो जाएगी, सब्सटेंस जो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट था किसके केस में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड ओवर लिक्विड। मेन फैक्टर्स यही रहेंगे, नेचर ऑफ लिक्विड हो गया, दूसरा टेम्परेचर हो गया, अगर हम तीसरा और अगर प्रेशर की बात करें तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी अगर लिक्विड में हम स्टडी कर रहे हैं तो प्रेशर का जो रोल है वो इनसिग्निफिकेंट होता है इन केस ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। जबकि गैसेस के केस में सिग्निफिकेंट रोल होता है, तो वो भी हम डिटेल में जो वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ओवर लिक्विड। स्टूडेंट्स अब आगे बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ओवर लिक्विड। पहले हमने डिस्कस कर लिया कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड ओवर लिक्विड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ओवर लिक्विड। तो सबसे पहला जो फैक्टर आ जाता है दैट इज नेचर ऑफ गैस। अब नेचर ऑफ गैस जो वो कैसे अफेक्ट करेगा, अगर हम सीधी सी बात करें तो ऑल द गैसेस आर सॉल्युबल इन अ लिक्विड। पर्टिकुलर लिक्विड में सारी की सारी गैसेस जो हम क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं, बट उनका जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। some gases will be more soluble, some will be less soluble. So different gases have different solubility in the liquids, and the gases which readily react with the solvent, ऐसी gases जो solvent के साथ जल्दी से क्या कर जाती है, react कर जाती हैं, those gases are readily soluble, ठीक है। ऐसी gases को हम क्या बोलेंगे, those gases will be what, readily soluble in the given solvent, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर आ जाता है यहां पे वो आ जाता है टेम्परेचर। सी अब टेम्परेचर जो है वो गैसेस की सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। सी गैस को हमने किसमें डिसॉल्व किया, लिक्विड में डिसॉल्व किया, ठीक है। और क्या कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। सॉल्यूशन भी किस तरह का है, ये गैस इन लिक्विड, ठीक है, इस तरह का सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। नाउ सी व्हाट विल हैपन, अगर हम इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, मींस ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, इस सॉल्यूशन की अगर मैं कंपोजिशन देखूं तो गैस मॉलिक्यूल शुड बी प्रेजेंट इन व्हाट, जो भी सॉल्वेंट है इस तरह से ये प्रेजेंट होने चाहिए। गैस मॉलिक्यूल शुड बी कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ व्हाट, लिक्विड, दे शुड बी प्रेजेंट इन द लिक्विड। बट सी इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, if I am increasing the temperature, then what will happen, the gas molecules will try to escape.
Why? Because kinetic energy is directly proportional to what? Temperature. And with increase in temperature, with rise in temperature, what will happen? The gas molecules which are having energy, their kinetic energy will be increased. जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास पहले कुछ एनर्जी है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग? बिकॉज देयर इज व्हाट? इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो सिंपली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, एंड with increase in kinetic energy of the gas molecules their escaping tendency will increase. So solubility of gases over liquid will solubility of gases over liquid will decrease with increasing temperature. With increase in temperature. ठीक है, तो solubility कैसे अफेक्ट करेगी? solubility डिक्रीज करेगी with increase in temperature. Reason, kinetic energy of the gas molecules will increase, and with increase in kinetic energy what will happen? The escaping tendency of the gas molecules will also increase and they will leave the surface of the liquid. See, अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करें, यहाँ पे डेली लाइफ से एक सिंपल सा एग्जांपल है. आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं. कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है. ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मीन्स ज्यादा टेम्परेचर पे अगर उसको रखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी. ठीक है, अगर उसी बॉटल को अगर हमने लो टेम्परेचर पे रखा है तो लो टेम्परेचर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. ठीक है, सो ये तो था टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ओवर लिक्विड. नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर में यहीं से स्टार्ट करो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल से. सी, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज फिल्ड अंडर हाई प्रेशर, एंड द रीजन इज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी. ग्रेटर द प्रेशर, ग्रेटर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस. सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो यहां पे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? विद इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन pressure, the solubility of gas over liquid increases. ठीक है, क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. With increase in pressure, the solubility of gas over liquid increases. So यहाँ पे हमारे पास जो लॉ आ जाता है that is Henry's law. और Henry's law के accordingly, amount of a gas dissolved in a given mass of a solvent is directly proportional to what? Is directly proportional to the pressure across it. So simply अगर हम स्टेट करें तो क्या आ जाता है हमारे पास? mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent is directly proportional to the pressure across it. जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट गैस का क्या होगा? डिसॉल्व होगा. ठीक है, ग्रेटर द प्रेशर, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व. अगर कम प्रेशर होगा कम अमाउंट जो है गैस का डिसॉल्व होगा. क्लियर? सो ये आ जाता है आपके पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर. सो विद इंक्रीज इन प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस ओवर लिक्विड विल इंक्रीज. ठीक है, सो नेक्स्ट लिखेंगे हम इसके बाद हम हेनरीज लॉ. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ एंड व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म. सो हेनरीज लॉ, according to this law,
amount of a gas dissolved, यहां पे अमाउंट की जगह पे आप क्या कर सकते हो, मास भी कर सकते हो। द मास ऑफ a gas dissolved in a given amount of solvent is directly proportional to the pressure across it। ठीक है, so amount of gas means mass of a gas dissolved is directly proportional to pressure across it, and from here m is equal to kp, m is equal to kp, where k is what, constant of proportionality। See, अब मास को हम किस टर्म में लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिख सकते हैं। हमने स्टडी भी किया पहले मोल फ्रैक्शन में रिलेशनशिप। तो यहाँ पे x मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज व्हाट, k डैश। एंड फ्रॉम हियर यहां से अगर हम देखें तो प्रेशर की वैल्यू क्या देगी, p इज इक्वल टू x अपॉन k dash, and one more thing, p is equal to kh x, where kh is equal to 1 over k dash, और यहां पे kh क्या है, kh is constant that is known as Henry's constant। so आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा p is equal to kh x, and here kh is what, हेनरीज कांस्टेंट। क्या आ जाता है आपके पास, हेनरीज कांस्टेंट आ जाता है। सो P इज इक्वल टू के एच एक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम हेनरीज लॉ के ऊपर फोकस करें तो हेनरीज लॉ से सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा गैस की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। रिवर्स ऑर्डर में भी ट्रू है कि अगर कम प्रेशर है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम है मींस कॉन्सेंट्रेशन कम है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मींस व्हाट, ज्यादा पार्शियल प्रेशर, और कम कॉन्सेंट्रेशन मींस व्हाट, कम पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अगर कोई गैस है उसका अमाउंट ज्यादा डिसोल्ड है तो डेफिनेटली प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा प्रेशर है तो अमाउंट भी क्या होगा, ज्यादा डिसोल्ड होगा। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। सो स्टूडेंट्स, अगर हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन की बात करें तो पहला आ जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। सी, अब आपके पास जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं उनमें मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फिल होती है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो डिसॉल्व होगी। सो हेनरीज लॉ स्टेट करता है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ज्यादा अमाउंट अगर गैस का डिसॉल्व करेंगे ग्रेटर विल बी प्रेशर, और अगर ज्यादा प्रेशर से गैस फिल करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो दैट इज फिल्ड अंडर हाई प्रेशर, रीजन इज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। देन इन डीप सी डाइविंग, जो सी डाइविंग ऑपरेटर्स है उसमें जो है ऑक्सीजन गैस फिल की जाती है विद अलॉन्ग विद व्हाट, हीलियम एंड नाइट्रोजन। हीलियम और नाइट्रोजन के मिक्सचर के साथ जो है वो फिल की जाती है ऑक्सीजन गैस। सो पर्पस क्या है, अब अगर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है तो उनका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशर होगा तो जो गैसेस हैं उनका जो सर्कुलेशन है, जैसे डीप सी डाइवर होते हैं तो उनमें जो है बेल्ट्स की कंडीशन जब वो अराइज नहीं होगी और जो गैसेस हैं वो इजिली जो है वो सर्कुलेट कर सकते हैं थ्रू द बॉडी। नेक्स्ट आता है आपके पास एट हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड की बात करें तो हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है,
हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है। अगर प्रेशर कम है तो गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, कम होगी। तो हायर एल्टीट्यूड पे जो है ब्रीदिंग ट्रबल जो वो अराइज हो जाता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग ट्रबल जो वो क्यों अराइज होता है, क्योंकि विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस or with a decrease in atmospheric pressure, the concentration of gases will also decrease and lesser oxygen will be available for the respiration purpose, ठीक है। So हायर एल्टीट्यूड पे जो है नेजल ब्लीडिंग जो वो स्टार्ट हो जाती है, उसका रीजन वो पार्शियल प्रेशर का ही है। गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। लंग्स की फंक्शनिंग में कैसे, अब देखो जहां पे जिस भी गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में इजीली कंबाइन कर जाती है ब्लड के साथ एंड इट विल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टिश्यूज में अगर सेल की बात करें, टिश्यूज में और सेल्स में अगर बात करें तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन विल हैव ग्रेटर अफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वो फॉर्म हो जाता है और वो फिर से लंग्स में जब आता है। तो इस तरह से बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन जब होता है, सो ये कॉन्सेप्ट जो वहां पे भी एप्लीकेबल है इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। इसके अलावा हमने डिस्कस किया हेनरीज लॉ, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी भी हमने जब दो तरह से डिस्कस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड ओवर लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ओवर लिक्विड, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, एंड वी हैव डिस्कस्ड हेनरीज लॉ, ठीक है। देयरआफ्टर वी हैव डिस्कस्ड द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं तो वो हमने डिस्कस की, ठीक है।